देखिए अवस्थी साहब जो सॉरी आलोक साहब जो हैं, दरअसल मुझे लगता है कि थोड़ा सा जानकारी आप लेकर आया करिए। 25 मिनट का किसी ने नहीं कहा आपके पास जानकारी का अभाव है। तो दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, विवेक आप जो बात कह रहे हैं ना, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के या उनके समर्थक जो पैनलिस्ट बैठे हैं, वजाहत जैसे लोग, अगर उनके मुताबिक ये मान लिया जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की इतनी बड़ी पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, उसके पास काबिल दम मुसलमान भरती नहीं नहीं है, है है। जिनका रिप्रेजेंटेटिव। देखिए इंटरप्ट मत करिए, आलोक जी इंटरप्ट मत करिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप सुन लीजिए। आप बुजुर्ग हैं हमारे, तो हम इज्जत है आप। तो सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, उसके पास एक आदमी नहीं है, दो आदमी नहीं है, 10 आदमी नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि इन लोगों ने आज तक वही राजनीति की जो अब से पहले कांग्रेस कर रही थी। दरअसल कांग्रेस भी यही चाहती है कि आप अनाज लीजिए, आप मकान लीजिए, आप सुविधाएं लीजिए, आप योजनाएं लीजिए, लेकिन आप राजनीति में हिस्सा मत लीजिए। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया जाएगा, आपको एमएलए नहीं बनाया जाएगा, आपको पार्षद नहीं बनाया जाएगा, आपको पालिका का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, आपको नगर पालिका का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तो सुनिए मेरी बात, अगर कोई ये समझता है तो हम ये राजनीति करेंगे, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब लोगों की आंखें उजागर होंगी तब अपने आप होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई पहले दिन से पार्टी नहीं बन गई थी, नहीं आपके इसलिए सामने कोशिशें नहीं कोशिशें सुनिए इसलिए सुनिए नहीं नहीं इसलिए सुनिए। इसलिए कुरैशी जी, क्या इसलिए बार बार, अब मैं आपका एजेंडा समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि हमने एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी बनाई है जो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अपने रिप्रेजेंटेशन को संसद के अंदर रखेगी, तब हम अपनी बात करेंगे ना, ये आप ये कह रहे हैं। इसलिए आप तमाम उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा किन लोगों का? जिनको दबा के रखा, जिनको कुचल के रखा, जिनको पिछड़ा करके रखा, उन तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से तो अभी 10 साल के अंदर बाहर आए हैं लोग, ये बीजेपी का दावा अरे है। क्या बात करते हैं, ये दावा बोगस है, ये दावा बोगस है। आप मुझे ये बताइए, 80 करोड़ का आप रोजगार, 80 करोड़ का आप अनाज दे रहे हैं, 25 करोड़ का आपने बाहर निकाल दिया, तो देश की आबादी मतलब क्या थी, या बिल्कुल भूख भीख मंगा उस पर खड़ी थी। सुनिए मेरी बात, अब से पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनका 50 लाख करोड़ तक का आउटस्टैंडिंग नहीं था, या 204 लाख करोड़ में पहुंचा दिया। ये तो देश का हाल आलम कर रखा है आपने। आप देखिए रोजमर्रा, आप देखिए राम राज्य की बात करते हैं योगी जी के शासनकाल में, और उसमें एक पर्ची नहीं बचा पाते जिसके ईमानदारी से आप नहीं, बच्चों की एग्जाम ले पाओ। तो दिक्कत यहाँ सारी बातें एक साथ नहीं होती, हो सकती कुरैशी जी। आप जो क्यों रिप्रेजेंटेशन की नहीं हो बात सकती? करें, मैं उसी पर आ रहा हूं, अभी पहले उस पर आ रहा हूं मैं, वजाद कासमी जी के पास। जी बोलिए, जल्दी जल्दी समाप्त कीजिएगा। सवाल ये है कि हाँ, अगर नौजवानों की हम बात करेंगे तो आप शौचालय की नहीं बात नहीं, करेंगे। आप अगर नौजवानों की बात पे एतराज नहीं है कुरैशी जी, बात है कि जब आप सिर्फ बाबरी 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 करते रहेंगे तब एतराज है। बिल्कुल बाबरी पे भी बात कहेंगे नहीं, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? जब इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दे दिया तो क्यों करेंगे? आप सर्वोच्च अदालत से ऊपर हैं, एआईएमआईएम सर्वोच्च अदालत से ऊपर है। सर्वोच्च अदालत के फैसले को तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से मस्जिद ढाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हम उससे अलग तो नहीं हाँ, कह तो रहे। वो चीज खत्म हो गया ना भाई साहब। आपके नेता तो संसद में खड़े होकर बोलते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं। जिसको आपको सर्वोच्च अदालत पर यकीन नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं है, आपको देश के संविधान पर यकीन नहीं है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है, तो इसमें 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 दूसरा क्या करेगा? आप क्यों नहीं, आप क्या एलिगेशन लगेगा कि आप भड़काने का काम कर रहे हैं? सुनिए जरा ओवैसी साहब संसद में क्या बोलते हैं, मैं आपको सुनवाता हूं। कुरैशी साहब वेट कीजिए, सुनिए जरा। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। अब बताइए, पार्लियामेंट में खड़े होकर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, तो इस देश का 90 करोड़ हिंदू वहां खड़े। अब मुझे एक बात बताइए, इस देश का 90 करोड़ हिंदू वहां खड़े होकर ये कहे कि यहाँ राम जन्म भूमि थी, यहाँ मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर रहेगा, तो इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं नहीं, जजमेंट आप पढ़ लीजिए, वहां कोई भी पक्षकार एस्टैब्लिश नहीं कर पाया कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ। नहीं, एस्टैब्लिश क्या होता है? तो आपने देखा था बाबरी मस्जिद, आपने देखा था बाबर मस्जिद बनाकर गया था। नहीं, आपने देखा था बाबर मस्जिद बनाकर गया था, आपने देखा था बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाया था, और बाबर नहीं, आपने देखा था। इसका क्या सबूत है आपके पास?
हाँ बिल्कुल देखा था हमने। भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने सबूत दे दिया आपको, तो साइंटिफिक तरीके से फैसला हुआ है। ये देखिए कहने की बातें हैं, ये अगर जब तक आप लोग भड़काएंगे नहीं, पोलराइज नहीं करेंगे, तब तक टिकट नहीं मिलेगा। वजाद कासमी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हमारी आपकी डिबेट बहुत हो गई, मैं बाकी मेहमानों को मौका देता हूं। वजाद कासमी जी। विवेक, ये एक हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। ये एक बड़े असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं ये लोग। इन्होंने पिछले 20-25 साल जो राजनीति की थी वो ये की थी कि विश्व हिंद परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों का जो कत्लेआम होगा, मुसलमानों के ये हालात होंगे, मुसलमानों की बहुत झूठ इन्होंने अपनी कौम से बोला था। आज ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। 10 साल कितने सुकून, शांति और किस कदर शानदार लॉ एंड ऑर्डर के गुजरे हैं इस देश में, जो 70 सालों में अपने आप में एक मिसाल है, जो इतिहास में लिखे गए हैं। और देश का जितना विकास, जितनी तरक्की और जिस कदर राष्ट्र हित में काम हुए हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक रहे, तो अब ये कौम को मुंह नहीं दिखा सकते। अब ये बाबरी मस्जिद के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं, अब ये हल्द्वानी के नाम पर सरकार की जमीन पर मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनाएंगे, फिर उन पर कार्रवाई होगी तो ये दंगा कराना चाहते हैं। फिर ये गजवाए हिंद की बात लाएंगे, फिर ये उदयपुर में सर तन से जुदा करके कहेंगे कि हम तो शांति वाली कौम है, हम तो कानून को मानते हैं। आपके ही चैनल पर बैठकर एक पैनलिस्ट कहेगा कानून से ऊपर कुछ नहीं है, और दूसरा पैनलिस्ट कहेगा कि बाबरी मस्जिद से ऊपर कुछ नहीं है। आप एमपी हैं लोकसभा के, आपने कानून की शपथ ली है, और आप लोकसभा में आपने अभी दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता, हाई कोर्ट का फैसला कोई हैसियत नहीं रखता, और हर पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन होता है। आज ये बात कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर, जफरुल इस्लाम साहब से लेकर गुलाम अली खटाना साहब तक, और मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर नजमा हेपतुल्ला साहिबा तक, आरिफ मोहम्मद साहब तक, कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको आगे बढ़ाया है। हर पार्टी का अपना एक उसूल है, उस पर ये क्यों बात कर रहे हैं? भाई इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कितने हिंदुओं को एमपी बनाया, बताए तो सही मुझे। ये कितने हिंदुओं को एमएलए बनाया? पिछली बार सरकार में वहां आंध्रा में, हैदराबाद में कहा हिस्सेदार थे, तो कहा इनको मंत्री इन्होंने बनाया कि भाई ये हमारी तरफ से 2 मंत्री आप हिंदू रख लीजिए, 2 मंत्री जो है वो ईसाई रख लीजिए। ये सब कहने की बातें हैं, टीवी पर बैठकर ये बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान जो अब सोच रहा है, इस वक्त का मुसलमान, ये पब्लिक में जाए तो पता चलेगा। मुसलमान आप देखिए, अब तो गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं। मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा है, मुसलमान राष्ट्र के साथ खड़ा है, मुसलमान देश के साथ खड़ा है। मुसलमान को इनकी राजनीति से, मंदिर मस्जिद की राजनीति से, गजवाए हिंद और सरतन से जुदा की राजनीति से मुसलमान बिल्कुल दूर है। आम आदमी चाहता है कि वो सुकून की जिंदगी जिए, 2 रोटी कमाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, और अपने देश में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने खेत में, अपने खलियान में सुकून से रहे। जो देश में इस वक्त माहौल है वो 70 सालों में देश में कभी नहीं रहा। बहुत शानदार है। हम तो मोदी जी के लिए दुआएं भी करते हैं और मोदी जी के साथ नहीं, मैं आपको बड़ी वजाद कासमी जी, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ ठेका नहीं है जी, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास रिजवी साहब, पहले रंगरेज जी के पास जाऊंगा, वेट कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। ओवैसी साहब कहते हैं कि भाई हमारे जो अल्लाह की जमीन है वहां पर हमें जो है वो नमाज पढ़नी थी, ये करना था, वो करना था, तमाम चीजें कहते हैं। लेकिन धरनीपुर में एक बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है। धरनीपुर में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसी फैसले का पार्ट ये भी था। वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है, उसको तैयार किया जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आज तक ना तो ओवैसी, ना उनकी पार्टी का कोई नेता, या ना कोई बड़ा धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु वहां जाकर, जो लोग इस सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा में लगे हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं हर एक मुसलमान की बात नहीं कर रहा, वहां पर जाकर आज तक किसी ने जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि वो सरकार पर प्रेशर बनाए कि भाई कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, काम में तेजी कैसे आएगी, इसको लेकर कोई एजेंडा हो। तो ये जो सो कॉल्ड अपने आप को बताते हैं कि मैं इस धर्म का ठेकेदार हूं और मैं इस धर्म के लोगों के लिए लड़ रहा हूं, वो यहां पर आकर खत्म हो जाता है। जब उस मस्जिद का तो जिक्र ही नहीं कर रहे लोग, उस मस्जिद का तो जिक्र ही नहीं कर रहे लोग। नहीं, तो वही बात खत्म। अब जब वहां पर इतनी भव्य मस्जिद बनाने की तैयारी है, तो वहां पर क्यों नहीं चाहते, वहां पर क्यों नहीं प्रेशर बनाते कि वहां काम शुरू होना चाहिए? मेहंदी रंगरेज जी, इस देश में तो हर कोई कह रहा है कि भाई मुसलमानों की बात, एक प्रोपेगेंडा कि भाई उन सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा, विक्टिम कार्ड खेलो। लेकिन जब आप चलिए आपकी लाइन पर आए, तो वहां पर भी जाना चाहिए किसी को, वो तस्वीर भी दिखानी चाहिए कि भाई काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। 2019 में फैसला आया था बाबरी मस्जिद केस का। 2019 से लेकर और अभी तक 5-6 साल हो गए,
अभी तक वहाँ पर जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मिली थी, उसमें आज तक एक ईंट भी नहीं लगी। तो ये तो सरकार की कार्यशैली है कि सरकार चाहती है मंदिर मंदिर में जाएं और मस्जिद वालों से कर लें दूरी। अब मगर शारजाह में जहाँ पर जो है इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर देखो कितना बढ़िया लोग हैं कि वहाँ पे हमारे मंदिर भी बने हैं वहाँ पर। मगर हिंदुस्तान में जितने भी हमारी मस्जिद हैं उनमें बैक डोर से घुसना चाह रहे हैं, तब कि लाखों करोड़ों मंदिर हमारे इस देश में हैं मगर उनमें नहीं जा रहे। मगर जाएंगे कहाँ? उन मस्जिदों में जाएंगे मैं 2-3 चीजें कह देता जहाँ हूं पर विवाद करना होगा मैं उन्हें। 2-3 चीजें कह देता हूं आपको रंगरेज जी, 2-3 चीजें कह देता और हूं। मोहन भागवत जी ने मैं बहुत अच्छा दो बयान बातें दिया दो था। बातें तो सुनिए, सुन लीजिए। सुनिए, अरे दो विवेक बात जी सुन सुनिए। लीजिए, थोड़ी सी बात है सुनिए, वो कहनी सुनिए, जरूरी पहले है। मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात कहनी नहीं, इसलिए मेरी बात जरूरी है सुनिए कि मेरी ना तो मंदिर सरकार ने बनवाया और ना ही अरब मुल्क में जो मंदिर बना है वो सरकार ने बनवाया है। मंदिर ट्रस्ट ने मोदी जी को न्योता दिया तो वो गए और उद्घाटन कर आए। इसी तरह अक्षरधाम मंदिर ने मोदी जी को न्योता दिया तो वो उद्घाटन करके तैयार होके उद्घाटन करने के लिए गए। धनीपुर में एक बड़ा सा मस्जिद वक्फ बोर्ड बनवा अरे सर, देता, आपने आधा- उसके बाद उद्घाटन के लिए न्योता भेज देता, अरे सर फिर आधा- देखते क्या होता नहीं होता। अरे सर सुनिए, आज पहली बात तो जो है आधा अधूरा मंदिर की जो है ना स्थापना नहीं हो। सर वो छोड़ दीजिए, वो अभी आप उद्घाटन नहीं हो सकता। वो ना शास्त्रार्थ उसका- छोड़ दीजिए, और वो जो शास्त्रार्थ में चाचा मैं आना नहीं शंकराचार्य थे, चाहता। नहीं, वो आधा क्यों अधूरा बात मंदिर ना का करें? उद्घाटन होता है, नहीं, वो क्यों बात ऐसा ना कुछ करें? नहीं है। आप लोगों वो को बात क्यों ना करें? जिस भी व्हाट्सएप अरे भाई, यूनिवर्सिटी वो से बात ज्ञान क्यों मिल ना रहा है करें? रंगरेज जी, वो गलत मिल रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी सिर्फ क्या मूर्ति रख के भी प्राण प्रतिष्ठा होता है बगैर पुजारी ट्रस्ट हैं? के। अरे ये बताइए, मोदी जी क्या मंदिर के पुजारी थे जो वो वहां के जाकर महिमा मंडन कर रहे थे और भाई पूजा मंदिर कर रहे ट्रस्ट थे? की मंदिर अरे ये ट्रस्ट की काम मर्जी, साधु वो संतों का किससे होता है किससे भाई। उद्घाटन करवाना चाहता आप है, ये देश मंदिर के ट्रस्ट तय संविधान करेगा की कि आप कसम तय लेके करेंगे? बैठे हैं कि ये हम मंदिर सबके ट्रस्ट हैं, तय करेगा कि और आप तय जो है करेंगे? एक तबके को खुश करने के चक्कर में जो है आप लगे पड़े हैं। जो हम कह रहे हैं आप हमारी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे, तुम तो अपनी अपनी कहने लगते हो। विवेक भाई, मैं कितनी बड़ी इशू उठा रहा हूं। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि आप मस्जिदों में जो है भगवान को तलाशना बंद कर दें, मगर कुछ लोग हैं जो आज भी वही काम कर रहे हैं। जैसे हमारे जो है विष्णु शंकर जैन साहब हैं, क्योंकि उन्हें इससे पहले कोई नहीं जानता था। आप जो है जब से वो उन्होंने जो है ये केसेस का और विवाद पूरे देश में खड़ा करा, उनको सब जान गए, पहचान गए। उनका वकालत भी अच्छी चल रही है, उनका टीवी पे भी उनको बहुत स्पेस मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मंदिर में जो है साधु संत पूजा करते हैं, और जो मस्जिद है वहाँ पर हमारे इमाम जो होते हैं वो नमाज पढ़ाते हैं। तो जो सरकारें हैं उन्हें मंदिर मस्जिद को, सरकार को उनके मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़े, आप चुनाव लड़िए, लोगों के बीच जाइए, लोगों को बताइए हमने ये विकास किया। लोग पूछते हैं आपने क्या काम किया, आप बताते हैं हमने धारा 370 हटा दी, ठीक है, हमने ट्रिपल तलाक का कानून लिया है, कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया। अरे भैया इन सब चीजों से पेट नहीं भरने वाला किसी का भी, आम नागरिक का। अरे भैया महंगाई बताइए, बेरोजगारी बताइए, किसान परेशान, इस देश के जितने भी वर्ग हैं सब परेशान हैं मोदी जी की गवर्नमेंट से इस 10 साल। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितनी मुस्लिम आबादी होगी रंगरेज जी? हर जगह 20-22-25% होगी, है अपनी होगी, बिल्कुल होगी। वहां 230 में से 165 सीटें कैसे आ गई? किस तबके का विकास नहीं हो रहा था? रिजवी जी जरा बताएंगे आप, कौन सा तबका खुश नहीं था? कौन सा तबका खुश नहीं था? वहां महंगाई पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, महिलाओं पे बात नहीं होगी, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं हुई होगी। नहीं, वो विवेक जी वो इसलिए, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, राजस्थान की बात कर लूं, राजस्थान में कितने मुसलमान भाई रहते हैं? राजस्थान में बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? नाराज सिर्फ आप लोग हैं या वाकई जो आप लोग बात कहते हो उसमें हकीकत भी है? नहीं, अरे मैं विवेक जी बता रहा हूँ, मैं विवेक जी बता रहा हूँ। ये सरकार जो है ना वो मीडिया वेंटिलेटर पर है। मीडिया जिस तरीके से प्रोपगेंडा करता है और असल इशू को दबा देता है, और जो नॉन इशू है, जो मुल्क का इशू नहीं है, उसको इशू बनाता है ताकि पोलराइजेशन हो, ताकि जो है जो हिंदू तबका है वो भड़क जाए और गुस्से में आकर के पोलराइज हो जाए। ये काम जो आप लोग कर रहे हैं और ये मीडिया भी कर रहा है। मीडिया जिस तरीके से एजेंडे पे काम करता है, क्या आपको पता नहीं? टीवी रेडियो भी 2000, टीवी रेडियो मोबाइल फोन भी 2014 के बाद ही आया होगा। टीवी रेडियो मोबाइल फोन भी 2014 के बाद ही आया होगा, पहले तो नहीं रहा होगा। नहीं, लेकिन पहले खबरें नहीं चलती रही होंगी। कॉर्पोरेट जिस तरीके से लगा है, जैसे कॉर्पोरेट लगा है, आप खूब अच्छा, जानते हैं।
पहले और कॉर्पोरेट अडवाणी कल्चर नहीं जी रहा होगा। नाराज हो गए जब मोदी जी को। मैं एक नाराज मिनट, नहीं हूं भाई साहब, मैं तो कैंपेन पूछ रहा हूं कमेटी बस। का जब चेयरमैन मैं मोदी क्यों जी को नाराज बनाया होऊंगा? गया, तो एक मिनट सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए। आपको याद होगा 2013 में जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन मोदी जी को बनाया गया था तो मुसलमान नाराज नहीं हुआ था, अडवाणी जी नाराज हुए थे। याद है कि नहीं आपको? हाँ? छोड़ करके मीटिंग आ गए थे, याद है कि नहीं है? हाँ? उससे मुसलमानों का कुछ नहीं है। दूसरी चीज, यही वो मोदी पार्टी का सरकार है फैसला था, जिसने उस पार्टी आप के बताइए, फैसले से आपका डॉक्टर क्या मुरली लेना देना, मनोहर की हमारा जगह क्या एक लेना मिनट। देना? अरे बीजेपी भाई, संगठन के मैं तौर कह पर रहा हूं अलग चल किस रही है। तरीके से माहौल बनाया गया, कॉर्पोरेट ने इनको पीएम बनाया, कॉर्पोरेट ने पूरा सपोर्ट किया, और तब से लेकर के आप देखिए कि कॉर्पोरेट के लिए सरकार बिछी हुई है। और कॉर्पोरेट ने इसीलिए इस किसान देश को नाराज है, 5वीं सबसे इसीलिए बड़ी नौजवान इकोनॉमी बना नाराज दी, है। 80 करोड़ राशन देने के लायक बना दिया, सब कर्ज कुछ कितना कॉर्पोरेट हुआ? ने करवा दिया। अरे आज देश पे कर्ज कितना, इसमें भी बात कर लो। लेकिन पांच एक देश नंबर का की एक देश का इकोनॉमी की जब बात कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देश पे बढ़ता है कर्ज रिजवी जी, कितना हो गया है? एक देश का नहीं, कर्ज आप बताइए कितना है? सबसे ज्यादा कर्ज अरे किस पर है देश आज का की तारीख कर्ज में? कितना है? सबसे ज्यादा कर्ज किस मुल्क पर? आप बताइए मुझे, मैं उस मुल्क का जीडीपी भी आपको बता दूंगा। नहीं, हमें जापान के ऊपर ठीक पता है है, आपको? ठीक जापान है, के ऊपर नहीं, कितना मैं- बड़ा कर्ज है मैं- पता है आपको? नहीं, अरे भाई हम जापान और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की बात भाई कर साहब, रहे तो हैं। जीडीपी आप अगर बताइए बढ़ेगा, कितना आपके कर्ज हो देश गया, का आप भी इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए। बढ़ेगा, आपके देश में निवेश बढ़ेगा, नहीं, तो कर्ज कर्ज भी बढ़ेगा। कितना हो गया आपको है? कर्ज लेना पड़ता है आज देश के विकास आज के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आदमी बनाने पे के लिए। कितना कर्ज हो गया है? मैं ठीक है, मैं आलोक वत्स जी के पास एक लाइन के लिए आंसर के लिए जा रहा हूं। आलोक वत्स जी, एक बड़ा नया वो चल गया है कि भाई देश में कर्ज बड़ा हो गया है, और ये थोड़ी दिन पहले रिपोर्ट आई थी 203 लाख करोड़ का कर्ज बताते हैं इस देश पर। जी, आप सही रास्ते पर जा रहे थे जब बीच में इन्होंने टोक दिया। सबसे विकसित देश में जापान की गिनती होती है और सबसे ज्यादा कर्ज उसके पास है। कर्ज को आप कोरिलेट कीजिए कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इन्वेस्टमेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में ऊपर उठ रहा है, तो वो कर्ज होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी। उसको आप बैठ के खाने के लिए नहीं ले रहे हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है, पैसा ले लेके आप खाना खा रहे हैं। आप जो भी विकसित देश होगा उसके यहाँ कर्ज की मात्रा बड़ी होगी। वो भारत के साथ भी हुआ है। मैं मानता हूं जो फिगर आप दे रहे हैं करेक्ट है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद जो आगे आने वाला है वो उसको बहुत बहुत कम दिनों में नलीफाई कर देगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। नहीं आलोक जी, कुछ लोगों को लगता है कि इस देश में कर्ज सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि उस कर्ज को अपने ऐश मौज के लिए उड़ाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास दानिश कुरैशी, माफी चाहूंगा, वक्त बहुत सीमित था, वक्त इतना ही था, लेकिन ये मामला 2024 में और गूंजेगा। इस तरह की बयान आपको अभी और सुनाई देंगे। दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए।